अभी हम लूसेंट में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। रासायनिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिकेटिंग कहा जाता था। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति क्या है? पदार्थ यानी मैटर, दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के लिए जल, हवा, कुछ भी, बालू, मिट्टी, कुछ भी। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावा, गगन, समीर। भारत के महान ऋषि कनाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। और पदार्थों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में किया गया 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। रसायन में 2 शुद्ध और अशुद्ध, मतलब शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक। फिर जाकर के शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में, तत्व और यौगिक। फिर तत्व को 2 भागों में, धात्विक और धात्विक। ठीक। फिर जो है तत्वों को 2 भागों में, धात्विक और धात्विक। फिर यौगिक को 2 भागों में, उससे पहले मिश्रण को 2 समांग विषमांग। फिर यौगिक को 2 भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब आ गया ठोस सॉलिड। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं, जैसे कि लोहा की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव यानी कि लिक्विड पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाते हैं। आकार को कोई निश्चित नहीं होगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा, उसे हम द्रव कहेंगे, जैसे कि अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी, तेल आदि। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कोई चीज़ निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा गैस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव, गैस में। अब आगे है, कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कि आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। ठीक। आगे है पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है, 5वीं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तत्व यानी कि एलिमेंट, तत्व भौतिक तत्व यानी कि एलिमेंट, इसके बारे में जानेंगे। कहता है कि तत्व वह भौतिक पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही किसी अन्य तरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक क्या है? कंपाउंड या शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाती है। यौगिक के गुण, इनके अवयवी तत्वों के गुणों में जो होता है भिन्नता होता है। ठीक। भिन्नता होता है, जैसे कि जल जो है ना ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इसका यौगिक जो होता है जल आग को बुझा देता है। ठीक। आगे चलते हैं हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनके प्रतिशत, जैसे ऑक्सीजन 46.60%, ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टिटेनियम हो जाएगा 0.44%, हाइड्रोजन 0.14%, कुल मिलाकर 99.14% प्रथम 10 तत्व। अब आगे है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। कहता है कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है।
मिश्रण कहलाता है। इसके सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि हवा। ठीक, अब मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांगी विसमांगी में। जान लेते हैं समांगी मिश्रण। कहता है कि इस समांगी मिश्रण का विलयन भी कहा जाता है। कहता है निश्चित अनुपात में अवयवी को मिलने से समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं, जैसे कि चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विसमांगी मिश्रण कहता है कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विसमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होता है, जैसे कुहासा। ठीक, अब आगे हम जानेंगे मानव शरीर में पाए जाने वाले औसत मात्रा तत्वों का। ऑक्सीजन जो होगा आपका 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1, पोटेशियम 0.35, सल्फर 0.25, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15, मैग्नीशियम 0.05, लोहा 0.004%, अन्य तत्व जो हो जाएगा आपका 0.046%, जैसे बारूद पढ़े थे। अब आगे है मिश्रण को अलग करने के लिए कुछ विधि। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं। रवाकरण, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जा सकता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब आगे है आसवन विधि। आसवन विधि जान लेते हैं। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जाता है, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरे का संघनन होता है। ऊर्ध्वपातन, इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि अलग होते हैं। आंशिक आसवन, इस विधि से वैसे मिश्रण द्रवों को अलग करते हैं जिसके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। वर्णलेखन, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषण पदार्थ के भिन्न भिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार के पृथक कर लिए जाते हैं। अब आगे है भाप आसवन। अतः इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में घुल करके जो घुलनशील होता है किंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि एसीटोन, मिथिल अल्कोहल आदि। ठीक, अब आगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या है। द्रवनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गर्म करने पर जब कोई ठोस पदार्थ द्रवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसमें अधिकांश में से यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे तो। हिमांक, किसी विशेष दाब पर व नियत ताप पर जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यमानक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रव्यमान हिमांक 0 डिग्री है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमानक दोनों कम हो जाता है। अब आगे द्रव्यमानक पर दाब का प्रभाव। उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ने से बच जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ने से घट जाता है जिसका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे कि बर्फ, ढला हुआ लोहा। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। कहता है कि क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दिशा में ठोस अपने ही गले में द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि गलने पर जो होता है आयतन में सिकुड़ता है। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले में प्लवन करते रहता है। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी पर तैरता है, प्लवन करता है। अब आगे है सांचे में केवल वे पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के कार्य को पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। अब आगे है
चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जा सकती, केवल मुहर लगाकर बनाया जाता है। मिश्र धातु का द्रव्यमान उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकर्णी मिश्रण, किसी ठोस को उसके द्रव्यमान पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसका गुप्त ऊष्मा होगी। गुप्त ऊष्मा या ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ़ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ़ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रव्यमान पर वह जल से ऊष्मा लेगी। ऊष्मा क्या होगा? ऊष्मा लेगी, जिससे जल का ताप घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकर्णी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग तथा बर्फ़ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप 22 डिग्री सी प्राप्त होता है। वाष्पीकरण, द्रव में वाष्प में परिणत होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहलाता है। यह 2 प्रकार की होती है, वाष्पन तथा क्वथन, यानी कि इवेपोरेशन तथा बॉइलिंग। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, द्रव का क्वथनांक का कम होना। द्रव जितना क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा, वाष्पन उतना ही तेजी से होगी। तीसरा का ऐसी नंबर, द्रव के पृष्ठ पर वाष्पन दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पन की दर उतना ही घटती जाएगी। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट आगे है। ताप के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल करके द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए, तो वह द्रव नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और घटने से क्वथनांक घट जाता है। अब आ गया परमाणु, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु क्या है? परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अणु यानी कि मॉलिक्यूल, तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। ठीक। परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान में कितना गुनी भारी है। अणुभार क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु से 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल अवधारणा क्या है? एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें उस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतना ही होती है जितना कि कार्बन 12 के आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। मोल इकाई का मान क्या होता है? मोल इकाई का मान 6.022 × 10⁻23 या 6.023 × 10⁻23। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.023 × 10⁻23 परमाणु है। 6.022 × 10⁻23 को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, जिसको प्रकाश से सूचित किया जाता है। अब आगे मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब आ गया प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। जान लीजिए प्रोटॉन होता है क्या है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, -1, और इसका द्रव्यमान होता है केजी में 9.1095 × 10 ग्राम होता है। द्रव्यमान होता है AMU में 0.350 5486। इलेक्ट्रॉन को खोज किया था इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन को चैडविक 1932 में। प्रोटॉन पर जो होता है आवेश होता है धन आवेश, इसका ग्राम होता है भार 1.6726 × 10⁻24 ग्राम। ठीक। और इलेक्ट्रॉन को होता है उदासीन, इसका ग्राम होता है 1.674 × 10⁻24 ग्राम।
ठीक। अब आगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्टन ने किया था तेल बंदूक प्रयोग विधि द्वारा से। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। भारतीय वैज्ञानिक सत्यनारायण बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम रखा गया। कहता है कि लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉन की खोज पॉली ने 1930 में किया था। इसमें परचक्रण होता है। रदरफोर्ड के नाभिक मॉडल रदरफोर्ड एवं उनके विद्यार्थी हैंस गीगर एवं अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत सी पतली चादर पर अल्फा कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अब आगे रदरफोर्ड आगे है बोर का परमाणु मॉडल। आगे है बोर के मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में संकेंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर करिएगा तब हो जाएगा आपका 10⁻⁸ मीटर और 10⁻⁻12 मीटर। आगे है किलोमीटर करिएगा। आगे है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ हो जिसमें कक्षा ने ऑर्बिट कहा जाता है तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में संघर्ष करके स्थिर विद्युत बलों से द्वारा बंधे होते हैं। कहता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी नहीं वर्णन करता है। अर्थात इससे यह पता नहीं चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान और इनकी ऊर्जा क्या है। परमाणु क्रमांक क्या है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। ठीक। आगे द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्वांटम संख्या। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रवृत्ति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य क्वांटम संख्या को n से सूचित किया जाता है। यह धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है n तक। n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। इसे n² द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। द्विगांशी क्वांटम संख्या इसको L से सूचित किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन का कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से सूचित किया जाता है। यह एक उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। किसी L के मान के लिए m का मान प्लस L से लेकर के -L तक होते हैं 0 से। कहता है कि चक्रण क्वांटम संख्या m। कहता है कि 1925 में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की जो इलेक्ट्रॉन परचक्रण क्वांटम संख्या कहलाई। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +12 से लेकर -12 होता है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। पॉली का वर्जन नियम 1925 में इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। अतः 2 इलेक्ट्रॉन जो के n और l के मान एक ही हो सकते हैं। उसका चक्रण विपरीत होता है। अब आगे है कुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या है। कहता है कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त है। अर्थात जब तक संभव इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग एक साथ अर्थात निर्धारण असंभव
अबाव का नियम। इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार: S लेस देन S2 लेस देन S2P S लेस देन 1S लेस देन 2S लेस देन 2P लेस देन 3S, यानी कि 1S2 2S2 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 4D10 4P6 5S2 4D10 4D10 5P6 6S2 4F14 5D10 6P6 7S2, ऐसे आप बताइएगा। समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक किंतु द्रव्यमान मतलब कहता है भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक, कहता है कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों को परमाणु की समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि 1H1 1S2 तथा 1S3 समस्थानिक। रासायनिक अभिक्रिया में सभी रासायनिक एक साथ व्यवहार करते हैं लेकिन इसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब आगे है कुछ प्रमुख रासायनिक एवं उनका उपयोग। यूरेनियम 235, इसका उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24, इसका उपयोग रक्त थक्कों को पता लगाने में। कोबाल्ट 60, रक्त कैंसर के नियंत्रण करने में। आर्सेनिक 74, ट्यूमर का पता लगाने में। आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि के उपचार में। फास्फोरस 32, ल्यूकीमिया के उपचार में। लोहा 59, और रक्तता बता कि और रक्तता का रोग पता लगाने। अब आगे सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसकी संख्या 33 है। संभारिक, जिसका भार समान हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। संभारिक कहते हैं जैसे कि आर्गन 1840, कैल्शियम पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। संभारिक समन्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे कि 1s3 और 2 हीलियम 4। इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान, जैसे कि 2 है, जैसे कि 3 - 1 2 4 - 2 2। सम इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, जैसे कि Ne Na+1 Mg+2 Al+3 समन्यूट्रॉनिक है। अब आगे गैस का समीकरण। बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम होता है स्थिर दाब पर, बॉयल का नियम नियत ताप पर, ठीक। जैसे कि चार्ल्स का नियम होता है T = 273 डिग्री C प्लस छोटका t। परम शून्य ताप। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान माइनस 273 डिग्री C को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर जो है सभी गैसों का आयतन शून्य होता है। अवरोगाडो का नियम। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन अणु की संख्या समान होती है। कहता है समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा इसे 22.4 लीटर में 4.022 अणु होते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अब आगे अवस्था समीकरण। Pv = nRT, जहाँ R 1 मोल स्थिरांक। Pv = RT, जहाँ n = 1 मोल गैस। गैसों का विसरण क्या है? घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की सार्वभौमिक क्रियाओं को विसरण कहलाती है। गर्म का गैसीय विसरण नियम। नियत ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण की अपेक्षित गति उनके घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि R1/R2 √ D2/D1 √ M2/M1। तो इसीलिए RH = RO, यानी हो जाएगा 4 अनुपात आपका हो जाएगा 1। अतः हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस की विसरण गति से 4 गुनी होती है। अब आगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? 19वीं शताब्दी के बीच रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीफ ने तत्व तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडल का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अब आगे मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन के जैसे दोहरे व्यवहार के कारण 2 वर्गों में रखा। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा, जैसे कि कॉपर मरकरी Hg, चांदी Ag, टाइटेनियम Ti, सोना Au,
प्लेटिनम Pt और बेरियम Ba और सीसा Pb। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया। जैसे आयोडीन 126.92 को टेलुरियम 170.61 के बाद रखा गया। समस्थानी के लिए स्थान नहीं है। 8वें वर्ग में 3 समस्थानी को एक साथ समूहित करना। मेंडेलीव से पूर्व डोबेनर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को सामूहिक रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उसके वर्गीकरण करने की पद्धति असफल रही। डोबेनर का त्रिक नियम 1817 में जर्मन रसायन वुल्फगांग डोबेनर ने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना तथा उन समूहों के त्रिक कहा जाता। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके, फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है? 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने उसकी तुलना संगीत के नाटक अष्टक से की और इसलिए उन्हें अष्टक का सिद्धांत किया था। किसने? न्यूलैंड्स। अष्टक नियम, त्रिक नियम डोबेनर। अब आगे है अपने सारणी में न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक नियम असफल रहा। अब आगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले 1913 में नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्तफलन होते हैं। जैसे ऊपर से नीचे जाने पर और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? कहता है कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर जाने पर नीचे जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। कौन? विद्युत ऋणात्मकता। बाकी बात आयनन विभव ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, बाएं दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक, घटती है बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, बाएं दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति ऊपर से नीचे जाने पर घट जाती है, बाएं जाने पर बढ़ जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों आवर्तों की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर के जो है 7 तक 2 उपवर्ग ए और बी में बांटे। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला तत्व हाइड्रोजन है जो बाद। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइज श्रेणी एवं परमाणु संख्या 59 से लेकर के 103 तक को एक्टिनाइज श्रेणी कहा जाता है। अब आगे है मृदा। कहता है कि दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्व का एक समूह है, प्रमुख समूह है। प्रत्येक रूप से लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इटेरियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्कवर ड्राइव, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्बियल, बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फ़ोन आदि के निर्माण में विविध रूप से प्रयुक्त होता है। मिसाइल होता है कि मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, वंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारणों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर। इसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। तो आगे आयनन विभव क्या है? आयनन विभव क्या है ना, चल आगे चलते हैं। आयनन विभव क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने आयनन विभव ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रत्येक उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्वों की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है, उस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे कि विद्युत ऋणात्मकता बराबर होता है आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बटे 5.6।
फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। हम कल पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। आज यहीं तक।